मटन बिरयानी वाले की सफलता। शफी अपने वालिद के साथ एक गांव में रहता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मजदूरी करके खुद का और अपने वालिद का पेट भरता था। एक दिन मजदूरी करने के बाद वो अपने घर पहुंचा तो वालिद ने उनसे कहा, तू काम नहीं करे जैसा इधर उधर कई को तो फिरता था बाबा, कुछ ना कुछ काम कर ले। नहीं बाबा, मैं मजदूरी कर रहा हूँ ना, 250 पैसों में से मैं खाना खिला रहा हूँ। देखो मैं आज क्या लाया हूँ, मटन बिरयानी के वास्ते होना सा सौदा लाया हूँ। अरे तू मजदूरी करना चाह रहा तो तेरे मामा के गांव को चले जा, ज्यादा पैसा आते हैं ना वहाँ पे। हाँ बाबा, मैं वैसे ही करता हूँ, मामा के पास चले जाता हूँ। पहले तो आप बिरयानी खा लो, बिरयानी पकाता हूँ बीच। बाप बच्चे दोनों मजे मजे मटन बिरयानी खा लेते। अरे बेटा, तू तो बहुत शानदार बिरयानी पकाया है, बहुत अच्छा है। हाँ बाबा, शुक्रिया। दूसरे ही दिन शफी अपने मामा के शहर को चले जाता। बेटा शफी, तुम कब आए? तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? जब से तुम्हारी माँ और मेरी बहन चली गई है, जब से तुम लोग आना जाना ही बंद कर दिए। बोलो कैसा आना हुआ, क्या हालचाल है? कुछ भी नहीं मामू जान, मैं काम के वास्ते आया हूँ। अच्छा, काम का इंतजाम हो जाएगा, पहले मुंह हाथ धो लो, खाना खा लेंगे। ये पोटली में क्या है, क्या लाए हो मेरे वास्ते गाँव से? कुछ भी नहीं मामू जान, थोड़ी सी बिरयानी है। वाह बिरयानी, वाह, चलो भाई खाएंगे, चलो दोनों मिलके मजेदार बिरयानी खा लेते। अरे शफी, तुम तो जबरदस्त बिरयानी बनाए मियाँ। शुक्रिया मामू जान। एक काम करो, काम गिम छोड़ने की बात खत्म करो, बिरयानी बना के इधर बेचेंगे, बहुत अच्छा व्यापार चलता, खर्चा पूरा मैं रख लेता हूँ। तुम करते क्या? शहर में उनके मामू एक ठेला लगा देते, जो भी लोग वहाँ से गुजरते इनकी बिरयानी उनके पास घसीट लेके आती। देखते ही देखते बहुत ज्यादा बढ़ी जाती इनकी बिरयानी का व्यापार, और देखते ही देखते ये लोग बहुत तारीफा भी करने लगते। अरे भाई शफी, तुम्हारी बिरयानी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हाओ भाई हाओ, ऐसी बिरयानी तो पूरे शहर में नहीं मिलती। भाई शुक्रिया आप लोगों का। और देखते ही देखते शफी एक बड़ा सा दुकान भी खरीद लेता और एक बड़ा सा घर भी। इसलिए बोलते मेहनत ही सफलता की कुंजी है बोल के। लालची बीवी। एक गांव में इद्रुस नाम का बंदा अपनी बीवी के साथ रहता था। वो जंगल से घून, लकड़ियां, सब्जी, फल फलारी लाकर बेचता था। एक दिन इद्रिस की बीवी नाराज होकर बोली, कैसे आदमी है जी तुम, मेरी फिक्र जर्री भी नहीं है तुम्हारे। मेरे पूरे सहेलियां मेले में गए, मैं एक जनित घर में बैठी हुई हूँ, मेरे को भी पैसे दो, मैं भी जाती हूँ मेले में। देखो बेगम, मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, मैं अब जंगल जाके कुछ ना कुछ करता हूँ, कुछ आए तो पैसे जब लेके जाएंगे ते बोल के वो जंगल चले जाता। जंगल जाने के बाद उसको एक दरख्त दिखता, उसको लगे हुए कुछ फल देख के तोड़ने की कोशिश करता। कितना कोशिश करे तो भी वो फल नहीं तोड़ सकता। तो बाद में सोचता, ये झाड़ तो बहुत बड़ा है, एक काम करता हूँ, ये झाड़ कुछ काट डाल दूं। जैसे इद्रुस अपना कुड़ाली उठा के झाड़ को मारने जा रहा था तो उसको एक आवाज आती, नक्को, ऐसा नक्को करो, मैं एक चमत्कार दरख्त हूँ, मेरे को नक्को काटो, लेकिन मेरे को वो फल होना है, वो फल बेचे तो पैसे आते और मेरी बीवी को देना है। ऐसा है तो एक काम करो, मेरी एक डगाली तोड़ लो, वो सुनने की हो जाती, वो बेच के तुम्हारी बीवी को पैसे दे दो। अच्छी बात, ऐसे करता हूँ। इद्रिस एक डाली तोड़ लेता है, तोड़ने के बाद वो खुद ना खुद सोने की बन जाती। वो बेच को पैसे लाके अपनी जोरू को दे देता। क्या हुआ कि पूरी बात अपनी बीवी को बोलता। वो दरख्त इतना अच्छा था तो ज्यादा डालियां लेके आना था, एक डाली से क्या होता बोलो। बीवी की बात सुन के वो झाड़ के पास भीड़ को जाता और एक डगाली तोड़ लेके आता। तो पेड़ बोलता, इद्रिस तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारे को एक ढेली दिया था, लेकिन तुम्हारी बीवी बहुत लालची दिख रही, और एक मर्तबा फिर को इधर नक्को आओ, नहीं तो तुम्हारी बीवी और डगालियां तोड़ लेके आओ बोल के सताती। दोबारा फिर को तोड़ने के वास्ते आएंगे तो एक किस्सा खत्म हो जाता। वो दरख्त गायब हो गया बोल के अपनी बीवी को बोलो। ये बातें सुन के इद्रिस बहुत शर्मिंदा हो जाता। मैं इधर रोजाना तुमसे मिलने के वास्ते तो आ सकता हूँ ना,
तो ये बात पे दरख्त भी मान जाता। तब से इद्रिस भी पेड़ दोनों अच्छे दोस्त हो जाते और रोजाना मिलते रहते। एटीएम चोर। चांद बचपन से ही बस स्टैंड के पास भीख मांगता था। थोड़े थोड़े करके वो बंदे को खाने के लिए पैसे निकल जाते थे, लेकिन अब वो चांद बड़ा हो चुका है। एक दिन वो सोचने लगता है कि ज्यादा पैसे इकट्ठा करने के लिए क्या करना बोल के। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छे अच्छे चीजें खाना, शानदार कपड़े पहनने का शौक है। लोगों से पैसे मांग मांग के मैं खाली पैसे इकट्ठा करता रहता हूँ, लेकिन खुद के शौक के लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं करा। कहीं को बोले तो मैं सूट बूट लेकर फिरूंगा तो मेरे को कौन भी खैरात नहीं करते। अब तो आदत ही हो गई मेरे को शौका मारने की। चलो गिन लेता हूँ आज का हिसाब कितना हुआ, कितने पैसे मिले। सो चांद पैसे गिनना शुरू कर देता है, तभी उसकी नज़र आगे सड़क के ऊपर रहे सो एटीएम के ऊपर पड़ती। वहाँ एक आदमी पैसे निकाल रहा था। वो उसके पास जाके भीख मांगता। दे दे बाबू, दे दो, मेरे को 5-10 रुपए दे दो खाना खाने के वास्ते। तुमको शर्म नहीं आ रही भीख मांगते हुए? हट्टे खट्टे हो, कुछ काम कर लेके पैसे कमा लेना ना। मेरे को नक्को सिखाओ, तुम भी अब ये मशीन से पैसे मांगे ना, देखा मैं। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता। अरे दीवाने, ये एटीएम मशीन है, इसमें ये मैं जमा करे सो पैसे निकाल ले सकते इसमें से, बोल के उसको सारा प्रोसेस बता देता। कई दिन तक चांद एटीएम के बाहर ही ठहरा हुआ सबको आते जाते देखता था। बाद में सोचता था कि इससे पैसे कैसे निकालो। एक दिन एक तरकीब सोचता। आ गया, एक जबरदस्त आइडिया आ गया, लाइफ सेटल हो जाती है हमारी। सब भिखारियों को इकट्ठा करके सबको बोलता कि सरकार ये एटीएम उन लोगों के वास्ते रखे बोल के, ताकि वो अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ सके। वाह भाई वाह, ये तो अच्छा हुआ। हेलो भाई चांद, मेरे पैसे भी रखो एटीएम में। हाँ, ये ठीक है, मैं हमारे देश के सरकार को ही बोलता हूँ, पूरे एटीएम रखो हमारे वास्ते बोल को। कुछ दिनों तक सब अच्छी तरह से चला। चांद सब भिखारियों के पास पैसे लेता था और एटीएम में पैसे जमा करे जैसा नाटक करता था। जब जरूरत पड़ती थी उन लोगों को लाके वापस भी करता था। एक दिन क्या हुआ बोले तो, अरे भाई हमारी एटीएम खराब हो गई, मेरी मदद करो, ये एटीएम में से पैसे निकालेंगे, आ जाओ। सभी भिखारी चांद की मदद करने लगते हैं, लेकिन बेचारों को क्या मालूम था कि चांद उनसे चोरी करा रहा बोल के। जैसे ही एटीएम मशीन खुल जाती, वैसे ही बैंक में और पुलिस स्टेशन में अलार्म बजना शुरू हो जाता और पुलिस वाले सारे भिखारियों को पकड़ लेते। अच्छा, मांखो खाते खाते चोरी कामा भी करना शुरू करे बोलो। आओ अब आओ, अंदर जाके बैठ के मांखो खाओ बोल के सबको अंदर कर देते। डाकू और चील। एक गांव में एक राजा रहता था। वो राजा बहुत होशियार और समझदार राजा था। उसके राज्य में किसी बात की कमी नहीं थी। उसके शासन में सब लोग अच्छे से काम करते थे, लेकिन राज्य के बाहर थोड़े डाकुआ आने जाने वालों को सताते थे। वो मुसाफिरों को लूटते थे। एक बार पड़ोसन की रानी राजा से मिलने के लिए आती रहती, तभी वो डाकुआ वो रानी को अगवा कर लेते। ये बात हमारे राजा को मालूम होती। ये तो मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है। हमारे राज्य में कोई मेहमान आए और उसके साथ ये हाल हो, ये ठीक नहीं है। सेनापति, कुछ करो, वो रानी का पता लगाओ, सभी को ऐलान कर दो, जो भी रानी को ढूंढेगा उसको बेहतरीन इनाम दिया जाएगा। उसी दिन राजा की दरबार में एक शख्स तशरीफ लाता है। शहंशाह की जय हो, मेरा नाम अब्दुल है आका, वो रानी को मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। अच्छा, लेके आओ, लेकिन थोड़ा संभल के, वो लगाम बहुत खतरनाक है। अब्दुल एक बड़ा सा संदूक लेके राज्य के बाहर जाता है। तभी डाकुआ अब्दुल को आते हुए देख लेते। अरे भाई देखो, कोई आ रहा, उसके हाथ में संदूक भी है, चलो मजा चखाएंगे। तब वो डाकू अब्दुल को पकड़ने आते तो अचानक से अब्दुल गायब हो जाता। अब्दुल को परिंदे बात करते सो बातें भी समझ में आते थे। 2 चिड़िया उधर बात करते थे कि डाकुआ आ रहे बोल के। ये बात सुन के अब्दुल वहाँ छुप जाता। उसके बाद थोड़े आगे जाने के बाद उसको एक दरख्त के ऊपर एक चील दिखती। चील मेरी मदद करो,
पड़ोसन की रानी कहाँ है कि जरा बता सकते क्या? तुमको मेरी ज़बानी समझ में आती क्या? हाँ हाँ, समझ में आती मेरे को। अच्छा सुनो, जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा दरख्त है, उसको एक रस्सी है थी। वो रस्सी खचती तो पहाड़ का घर गिरता। वो घरे में एक राजकुमारी है, वो घर में राजकुमारी कैद है। चील, तुम बहुत अच्छी हो। बोलो, मैं तुम्हारे को क्या कर सकता हूँ? मेरे को क्या भी नको, बस तुम्हें रानी को छुड़ा दो, डाकुओं को क्या तो चकमा दो। ऐसे ही करेंगे, चलो। अब्दुल जाके वो घरे का दरवाजा हटा के रानी को बाहर ले लेके आता। उसी दरख्त के पास रानी को लेके डाकू आने का इंतजार करता। जैसे ही डाकुआ घर के अंदर जाते, एक बड़ा सा पत्थर मूस देता। बाद में रानी को लेके जाके राजा के आगे पेश करता। राजा बहुत बड़ा इनाम अब्दुल को देके शाबाशी देता। अच्छे इंसानों को परिंदे भी मदद करते है ना?